नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हमने बहुत ही सरल तरीके से समझा था और उसको हल किया था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके कक्षा 10 से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बनेंगे उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिलता जाएगा और आप उस वीडियो को समय पर देख पाएंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ये शेयर भी करें ताकि आपके जो दूसरे जो साथी है जो आपकी ही तरह बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बहुत ही बेहतर गणित की जो समस्या है सॉल्व करने का तरीका उनको मिलेगा और उनको भी आपकी तरह बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उस वीडियो में जो है हमने अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किए जाते हैं उनको भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। साथ ही हमने जो एलसीएम है और एचसीएफ जो है यानी लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती जो है उनको भी हमने करना सीखा था बहुत ही सरल तरीके से। और तीसरा जो प्रश्न है वो भी उसी पर आधारित है। तो उसमें किस तरह से हम उनकी जांच कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर मिले वो हमें सही मिले या गलत मिले हैं, तो वो जांच करनी भी हमने उस वीडियो में अच्छे से सीखी है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आज का जो वीडियो है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो प्रश्न है आज प्रश्नावली 1.1 का वो है तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरे प्रश्न में ये पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यानी हमें वही काम करना है जो हमने प्रश्न संख्या 2 में किया था। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, लेकिन वहां पर हमारे पास कितनी संख्या थी, केवल हमें 2 पूर्णांकों का ही करना था और यहाँ पर हमारे साथ में 3 संख्या है। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल वही तरीका रहेगा करने का। जैसे हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, जैसे पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। ठीक है, तो हमें इनका क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, 12 के करने 2 का भाग दिया कितनी बार, 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग दिया कितनी बार, 1 बार। ठीक है, सिंपल। इसी तरह से 15 में हमने 3 का भाग दे दिया कितनी बार, 5 बार, 5 में 5 का भाग दे दिया 1 बार। 21 में दिया हमने 3 का भाग कितनी बार, 7 बार, और 7 में 7 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, तो हमें 12 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वो तो मिले हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह से 15 के हमें अभाज्य गुणनखंड कितने मिले, 3 गुणा 5। इसके साथ ही हमें 21 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वो मिले हैं 3 गुणा 7। तो इसका जो एचसीएफ होगा या हिंदी में कह दें महत्तम समापवर्तक जो होगा वो कितना होगा, यानी हमें ऐसा गुणनखंड देखना है जो तीनों में ओबेलिस्ट हो। तो यहाँ पर मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि 3 ऐसा गुणनखंड है जो तीनों ही संख्याओं को विभाजित करता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। बहुत ही सिंपल है। अब इन्हीं संख्याओं का अगर हमें लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, वही अभाज्य गुणनखंड को पुनः लिखने। 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के कितने, 3 गुणा 5, और 21 के कितने हैं, 3 गुणा 7। ठीक है, अब हमें एलसीएम में क्या करना है, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था कि हमें इनकी अधिकतम घात लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 पर देखें तो 2 कितनी बार है, अधिकतम इसकी घात है 2 बार। तो 2 कितनी बार लिखना है हमें, 2 बार। इसके बाद हम 3 देखें तो वैसे तो 3 यहाँ पर 1, 2 और 3 बार है, लेकिन हमें 3 बार नहीं लिखना है। हमें अधिकतम घात किसकी लिखनी है, एक किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अधिकतम कितनी बार वो गुणनखंड में आए हैं या उसकी घात कितनी बनती है। जैसे 12 में देखे तो ये 1 बार है, 15 में देखे तो इसका गुणनखंड 1 बार है, 21 में देखे तो अभी 1 बार है, यानी अधिकतम जो इसकी घात है वो कितनी है, 1। ठीक है, अब इसी तरह से 5 के देखे तो 5 की घात देखिए इसमें नहीं है लेकिन इसमें 1 बार है तो हमें 1 बार लिखना पड़ेगा, और 7 जो वो भी हमें 1 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको आप गुणा कर दीजिए। 2 का 2 से गुणा कर दिया कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 का 3 से गुणा कर दिया 4 तिया 12, 12 का 5 से गुणा कर दिया 12 पंजे 60, और 60 को आप 7 से गुणा कर दीजिए। वैसे बहुत ही सिंपल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0 6 7 42, तो कितने आ गए, 420। ये आ गया इसका लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखने में तो आपको तीनों ही प्रश्न सेम है, लेकिन दूसरा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है, तो उसको मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। जैसे हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 17 खुद एक अभाज्य संख्या है,
इसमें किसका भाग जाएगा, केवल 17 का ही भाग जाएगा। कितनी बार, एक बार। इसी तरह से हम 23 का करें तो 23 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, इसमें 23 का ही भाग जाएगा एक बार। और इसी तरह से 29 जो दी हुई है वो भी अभाज्य संख्या दी हुई है, यानी 29 में भी 29 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, तो ये हमें तीनों के अभाज्य गुणनखंड जो मिले हैं वो हमें क्या मिले हैं, 17 का केवल 17 मिला है, 23 का क्या मिला है, केवल एक ही गुणनखंड मिला है 23, और 29 का जो गुणनखंड मिला है वो भी कितना मिला है हमें, 29। ठीक है, अब हमें इनका क्या करना है, अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो हमें थोड़ी सी असुविधा होगी यहाँ पर, क्योंकि हमें इसमें से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारे सामने एक समस्या आ सकती है, इसीलिए इस प्रश्न को लिया। वैसे ये प्रश्न भी सिंपल है। तो इसमें समस्या आने का कारण ये है कि हम इनके जब अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो हम केवल जो आगे जो हमें जो भाज्य प्राप्त होते हैं केवल हम उन्हीं को ही लिखते हैं, इसलिए हमें इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है कि हमने जो 17 में 17 का भाग दिया तो हमें क्या आंसर प्राप्त हुआ, 1, यानी 17 के जो अभाज्य गुणनखंड है 17 का इसमें भाग देंगे तो 17 और 1 ये दोनों ही इसके गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, अगर 17 के मुझे गुणनखंड लिखने हैं तो केवल 17 ना होकर 1 और 17 दो इसके गुणनखंड है, तो हम यहाँ पर इसके दोनों ही गुणनखंड लिखेंगे, 17 और 1, 23 के भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, 29 के भी हम दोनों लिखेंगे, तो हमें इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएगा। कौन सा होगा हमें, 1, यानी दोनों तीनों का जो एचसीएफ है वो हमें क्या मिलेगा, 1। अब हम इनका अगर एलसीएम ज्ञात करें, लघुत्तम समापवर्ती अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, इनकी अधिकतम घातें लिखनी है। सबसे पहले तो 1 की अधिकतम घात कितनी, सब में 1 ही है। 17 भी कितनी बार है, केवल एक बार। 23 में कितनी बार है, एक बार। और 29 में कितनी बार है, एक बार। तो अब इन सबका गुणा जब करेंगे तो हमें इनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम 17 और 23 का गुणा कर देते हैं। अगर आपको 17 का पाना है तो सीधा भी कर सकते हैं, 7 या 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 1 का 3 से किया 3, 1 का 2 से किया 2, 1 9 और 3। ठीक है, ये तो हो गया किसका, 23 और 17 का। अब हमें इसे 29 से गुणा और करना है। पहले 9 का गुणा कर दीजिए, 9 1 9, 9 का 9 से कर दिया 9 9 81, हासिल हो गए 8, 9 3 27, 27 और 8 कितने हो गए, 35, 2 का 1 से कर दिया 2 1 2, 9 दूनी 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हो गए 7, 9 3 8 और 5 कितने हो गए 13, हासिल 1, 10 और 1 11, यानी कितने आ गए, इसका एलसीएम आ गया 11,339। ये हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो इसका तीसरा जो प्रश्न है जैसे 8 9 और 25, उसका भी आप इसी तरह से एचसीएफ और एलसीएम इसका ज्ञात कर सकते हैं। आपको मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी आपको दिक्कत आएगी। इसको करने में आपको कहीं भी अगर दिक्कत आती है तो मैं हर वीडियो में जरूर कहता हूँ कि आपको अगर कहीं भी दिक्कत आए किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि ये जो भी समस्या होगी आपकी छोटी से छोटी, तो उसको अगले वीडियो में अपन जरूर सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा जो प्रश्न है उसमें ये दिया हुआ है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है और हमें एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। यानी पहले तो हमें इस प्रश्न की भाषा को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जब तक ये प्रश्न की भाषा ही हमें समझ में नहीं आएगी तो हम प्रश्नों को कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है एचसीएफ, जो लिखा हुआ है एचसीएफ किनका है, ये दो संख्याएं दी हुई है, 306 दी हुई है और 657। इन दोनों संख्याओं का अगर हम एचसीएफ ज्ञात करें तो हमारा आंसर आता है 9। ठीक है, अब हमें ये पूछा है, ये देखिए दोनों संख्या वही दी हुई है आपकी 306 और 657, इन्हीं संख्याओं का अगर हम एलसीएम ज्ञात करें तो हमारे आंसर क्या आएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि हम सीधे क्या करें, दोनों संख्याओं का पुनः अभाज्य गुणनखंड करके उनका एलसीएम ज्ञात करें, लेकिन वो थोड़ा आपके बड़ा हो जाएगा। जब हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है तो हमने अभी जो जांच की थी, आपको याद हो दूसरे प्रश्न में, जो साथी पहली बार इस वीडियो के साथ जुड़े हैं उन्हें शायद ज्ञात नहीं होगा, तो आप पिछले वीडियो में जरूर देखें। उस वीडियो में सारा मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम जब दिए हुए हो तो हम प्रश्न की जांच कर सकते हैं। तो उसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, जिस तरह से हमने जांच की थी उसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का हम जब गुणा करेंगे तो उससे जो हमें आंसर मिलेंगे उसे कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो वो जो है वो किसके बराबर होता है, वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। यानी दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है, जैसे हमने जांच में भी की थी। अब यहाँ पर हमें देखिए दोनों संख्याएं तो दी हुई है, दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और दूसरी दी हुई है 657। तो इन दोनों का अगर गुणा किया जाए इसका जो आंसर होगा किसके बराबर होगा, इसका एचसीएफ कितना आया है 9। ठीक है, और इसका एलसीएम कितना है हमें नहीं पता, तो हम इसकी जगह x लिख देते हैं सामने। ठीक है, अब हमें इस x का मान ज्ञात करते ही हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, तो वही हम पक्षांतर कर देते हैं।
306 गुणा 657 और यहाँ गुणा में है तो इधर कहाँ आ जाएगा, ये भाग में यहाँ ले जाएगा x। तो इस समय हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहे तो 9 का इसमें पहले भाग देख लीजिए। जैसे ये 306 है, हम इसमें सीधे ही 9 का भाग लेके देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलते हैं। देखिए 9 का भाग 3 बार गया, 9 किया 27, पीछे बच गए 3, 9 चौके 36। ठीक है, 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो हमें ज़्यादा लंबा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं कि आप पहले दोनों का गुणा करें और फिर 9 का भाग दें। लेकिन 9 × 9 और इसमें कितनी बार चला गया भाग, 34 बार। अब हमें 34 और 657 का गुणा करते ही हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या है एक तो है 657, इसका किससे गुणा करना है, 34 से। तो पहले 4 का गुणा कर लीजिए, 4 7 28, हासिल के 2, 4 5 20 और 2 कितने हो गए 22, हासिल 2, 4 चौक 24, 24 और 2 हो गए 26। ठीक है, अब हमें 3 का गुणा करना है, 3 7 21, 3 5 15, 15 और 2 हो गए 17, हासिल 1, 6 से 18 और 1 19। अब इनकी जोड़ कर दीजिए, 8, ये हो गए 3, 6 और 7 हो गए 13, हासिल 1, 10 और 2 12, 2 22,338। यानी हमें जो इसका आंसर मिला है 22,338। ये क्या होगा, x की वैल्यू मिली। तो हमने x क्या माना था, एलसीएम। तो हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो प्राप्त हो गया वो हो गया हमें 22,338। आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा जो प्रश्न है वो ये है, एक छोटा सा ही प्रश्न था, वैसे मेरे इसको लेने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा था, फिर भी इसको ले लेते हैं। तो पांचवा जो प्रश्न है वो है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें ये जांच करनी है कि एक संख्या जो है, संख्या तो दी हुई है हमें 6 की घात n, ये एक संख्या दी हुई है। अब यहाँ पर n जो है, n क्या है, एक प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है, यानी 1 से जो प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या है, प्राकृत संख्या। तो अब इन n की जगह अपन को प्राकृत संख्या जो है वो यहाँ वैल्यू रखे हम इसकी जांच करेंगे कि क्या इसका जो आंसर है उसमें जो है वो 0 पर समाप्त होने का अर्थ है उसका अंतिम जो अंक है, इकाई का अंक, वो 0 हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो जैसे n की जगह हम 1 लिख के चेक करते हैं। तो अगर n की जगह 1 लिखेंगे तो क्या होगा, ये 6 की घात 1 मिलेगी, यानी इसका आंसर क्या आएगा 6, यानी इसका जो अंक मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है 6। अगर हम n की जगह 2 लिख के देखें तो हमें क्या करना होगा, 6 की घात 2 होगी, इसका अर्थ हुआ 6 का 6 से गुणा करना है। 6 का 6 से गुणा करेंगे कितने मिलेंगे हमें, 6 6 36, यानी इसका जो इकाई का अंक वो हमें क्या मिलेगा 6। 0 तो नहीं मिल रहा, तो हम इसी को आगे चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं। अगर n की जगह हम 3 लिखें तो हमें क्या मिलेगा, 6 की घात 3, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 6 का 6 से गुणा किया कितना हो गया 36। 36 को हम 6 से गुणा करते हैं, ये 36, 36 का 6 से गुणा कर दीजिए, 6 6 36 का 6, हासिल 3, 6 3 18, 18 3 कितने हो गए 21, यानी हमें क्या मिलेंगे इसके आंसर 216, यानी इकाई का अंक तो हमें क्या मिल रहा है 6। ठीक है, और 4 बार भी हम करके देखें तो क्या होगा, 6 की घात 4 का अर्थ हुआ हमें 6 का गुणा कितनी बार करना है, 4 बार करेंगे। तो जो 4 बार हम गुणा करके यहाँ आप चेक कर लीजिए, जैसे 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36, 36 का कितना हो गया 6, हासिल 3, 6 और 3 कितने हो गए 9, 6 दूनी 12, यानी 1296। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप हम n के जगह चाहे कितने भी अंक ले लें, चाहे 1 ले 2 ले 3 ले, यानी कहने का अंत में जो हमें गुणा करना पड़ेगा वो तो हमें 6 ही प्राप्त होगा। जैसे हमने यहाँ पर भी 6 मिला, अभी 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 का भी क्या मिलेगा 6 मिलेगा। पुनः बोले 6 से गुणा करोगे तो भी 6 से 36 का क्या मिलेगा 6। इसको बोले आगे भी हम 6 से गुणा करेंगे तो हमें 6 से 36 का अंत में जो अंक मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, हमें 6 ही मिलता जाएगा। यानी हमारी ये जो संख्या है 6 की घात n, वो n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आंसर जो है ये हमने चेक किया कि ये जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में वैसे इसकी भाषा थोड़ी ऐसे कठिन दिखी हुई, लेकिन प्रश्न ये बहुत ही सिंपल है। इस प्रश्न है छठा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या दी हुई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये दोनों जो है वो भाज्य संख्याएं है और है अब तो क्यों है। ठीक है, तो इसमें देखिए सारे जो अंक दिए, वैसे इसमें तो सारी संख्या जो पहली जो संख्या है उसमें हमें जैसे 7 11 13 और प्लस 13,
यानी सारे जो अंक है वो कैसे है, अभाज्य संख्या दी हुई है। ठीक है, तो अब हमें इनका गुणा करके, तीनों का अगर गुणा करें, फिर इसमें हम अगर 13 को जोड़े तो क्या हमें जो मिलेगी, जो संख्या जो मिलेगी वो संख्या एक भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए आपको कहीं पर भी इन सबके गुणा करके इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक सीधा ही मालूम करना है। जैसे इन सबका जो गुणा करेंगे, ये पूरा एक गुणनखंड है और ये पूरी एक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए 13 जो ऐसा गुणज है जो दोनों में ही है, तो ये 13 एक बेनिश गुणज है जो दोनों को ही विभाजित कर सकता है। तो शेष क्या बचा, यानी 17 गुणा 11, 7 गुणा 11 को अगर हम गुणा करें और फिर इसमें 13 कॉमन ले ले, कितना बचा, 1। यानी दोनों में से हमने 13 जो बेनिश गुणनखंड था उसको हमने बाहर अलग लिख दिया। तो शेष जो बचा यहाँ पर क्या बचा, 7 गुणा 11, 13 हमने यहाँ बेनिश ले लिया, यहाँ पर 13 हमने ले लिया, तो शेष क्या बचा, 13 का भाग 13 में कितनी बार जाता है, 1 बार। यानी अगर हम 7 गुणा 11 का गुणा करें, फिर उसमें हम 1 जोड़े, चाहे वो इसका आंसर कुछ भी आए, लेकिन हमें यहाँ पर ये दिख रहा है इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो क्या है, 13। तो 13 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होना, इसका अर्थ ये है कि ये जो संख्या जो बनेगी ये 13 से विभाजित जरूर होगी। यानी ये जो संख्या है भाज्य संख्या है, और किससे भाज्य है, ये 13 से विभाजित हो रही है, यानी 13 से ये संख्या जो होगी वो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसी तरह हम चेक करें दूसरी जो संख्या दी हुई है, जैसे दी हुई क्या दिया हुआ है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी इन सबका अगर हम गुणा करें और फिर उसमें हम अगर 5 जोड़े, तो यहाँ पर भी देखिए ये जो गुणा करना है ये पूरी एक संख्या मिलेगी हमें, और ये एक संख्या दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए तो दोनों में हमें 5 जो है वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा है। तो यानी 5 ऐसा गुणनखंड है जो इस पूरी जो संख्या उसको, यानी इस संख्या को भी विभाजित करेगा और इस संख्या को भी विभाजित करेगा। इसका अर्थ है ये पूरी जो संख्या बनेगी, यानी 7 गुणा 6, 5 को हमने कॉमन ले लिया, शेष क्या बचा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, यानी ये जो संख्या बचेगी ये बचेगी, और यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ है, यानी 5 का भाग कितने में आ जाएगा, 1 बार, यानी ये बचेगा 1। यानी ये जो संख्या बनेगी अगर हम इनका गुणा करें, फिर इसमें हम अगर 1 जोड़ें, तो चाहे संख्या कोई भी बने वो किससे विभाजित होगी, 5 से। यानी दूसरी जो संख्या दी हुई है वो 5 से भाज्य संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दोनों ही संख्या दी हुई है, ये और ये दोनों ही जो है वो कैसे संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा प्रश्न था, तो वो आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इससे प्रश्नावली का जो अंतिम जो प्रश्न है, 7वां प्रश्न, वो एक प्रश्न ये दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, यानी क्या है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है इस तरह से, जैसे ये खेल का मैदान है, ये तो बीच में तो क्या है, खेल का मैदान, और इसके चारों तरफ एक रास्ता है बिल्कुल वृत्ताकार बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, मान लो सोनिया जो है, जैसे ये यहाँ से हम प्रारंभ करें, यहाँ से अगर सोनिया एक चक्कर लगाना शुरू करती है एक ही दिशा में, जैसे मान लो इस दिशा में वो जा रही है, तो यहाँ से अगर वो सोनिया एक चक्कर लगाती है पूरा, तो वो चक्कर जो है वो कितने मिनट में पूरा करती है, 18 मिनट में। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न इसमें आगे ये दिया हुआ है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी अब रवि जो है वो भी एक चक्कर लगा रहा है। अब इसमें देखना ये है कि क्या रवि भी इसी दिशा में है या विपरीत दिशा में। अगर विपरीत दिशा में होगा तो इसका आंसर अलग आएगा, इसीलिए इसमें शायद आगे लिखा हुआ है, आप पूरा प्रश्न पढ़ते हैं हम, कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। इन दोनों जो स्थान भी दोनों यहीं से शुरू करते हैं, और समय भी एक ही समय पर दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, और एक ही दिशा में चलते हैं। देखिए जो बिल्कुल मैं जो बात कर रहा था वो ये कि एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। ये अगर इस दिशा में जा रही है चक्कर लगाना, रवि जो है वो भी इसी दिशा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, यानी ये जो है सोनिया को तो इस चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। यानी वो थोड़ा तेज दौड़ता होगा उससे, इसलिए उसको समय थोड़ा कम लगता है। अब हमें करना क्या है कि हमें ये चेक करना है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी जब ये दोनों दौड़ेंगे तो रवि को समय कम लगता है तो वो जल्दी पहुंचेगा यहाँ पर, सोनिया जो इसको समय थोड़ा ज़्यादा लगता है वो उसके बाद में पहुंचेगी। तो हमें ये देखना है कि दोनों साथ में कब मिलेंगे। यानी हमें जो 12 और 18 यानी सीधा सा गणित की भाषा में कहे तो हमें 12 और 18 का जो है क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। यानी उससे हमें वो संख्या प्राप्त होगी जो दोनों से ही विभाजित होगी। ठीक है, तो अब हम करना क्या, सिंपल सा, तो 12 और 18 का एलसीएम करना आप अच्छे से जानते हैं, हमने बहुत सारे प्रश्न किए, इसमें पर समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप इस प्रश्न को जरूर सिंपल सा कर सकते हैं। तो आप 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे कि कितने समय बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो आशा करूंगा इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको प्रश्नावली 1.1 जो है उसके जो प्रश्न संख्या 3 से 7 तक थे उनको बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से समझाए हैं। तो फिर भी आपको अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं हर समय कहता हूं कि आप कमेंट्स में जरूर लिखें,
ताकि अगले वीडियो में जो भी समस्या होगी उसका हम समाधान करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को लेकर। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने जितने भी साथी हैं जो आपकी तरह बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्लास में पढ़ते हैं, अपने दोस्त हैं, जो भी अन्य साथी हैं, उनको भी आप वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा और उनके लिए भी बोर्ड की एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।